कंग्रेचुलेशंस आप सभी का BEBAE 181 के क्लास 3 में स्वागत है। इस क्लास में हम लोग प्रैक्टिस करेंगे दिसंबर एग्जाम 2022 का क्वेश्चन पेपर। अगर आप लोगों ने पिछले 2 क्लास अटेंड नहीं किए हैं तो जरूर कर लीजिएगा इस वीडियो को देखने के बाद। और जो स्टूडेंट्स अभी तक BEBAE 181 का सॉल्व PYQ 5 इयर्स के विथ एक्सप्लेनेशन के साथ परचेज नहीं किए हैं और साथ में चैप्टर वाइज उनके नोट्स टोटल 6 नोट्स मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ये BEBAE 181 का, क्योंकि आप सभी को पता है ना कि ये जो एग्जाम होता है BEBAE 181 का, इसमें 70 to 80% फेल हो जाते हैं क्योंकि इसमें कंफ्यूज वाले MCQ क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो आप लोग जरूर PDF परचेज कर लीजिए। टोटल 6 PDF आपको मिलेंगे और जिनकी प्राइस आपको ओनली 100 रुपीज देने होंगे। ओनली 100 रुपीज प्राइस रखा गया है। कंप्लीट बुक रिवीजन नोट्स मिलेंगे इजी लैंग्वेज में और 5 साल के PYQ है ना, 5 PDF PYQ के मिलेंगे भैया विद एक्सप्लेनेशन के साथ। आप लोग जाके परचेज जरूर कीजिए। देखिए सेम उसी तरह से आपका एग्जाम होगा, 2 घंटे एग्जाम होगा, 50 मार्क्स इसमें मिलेंगे। जिस तरह से आप लोगों ने पिछले क्वेश्चन पेपर अभी देखे थे, सेकेंड वीडियो आपने देखा, फर्स्ट वीडियो देखा, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं समझना। हम कर रहे हैं हिंदी मीडियम वाले, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले अमर सर करवा रहे हैं, तो आप लोग इंग्लिश मीडियम के स्टूडेंट हैं तो इंग्लिश वाले देख लीजिए। पहला प्रश्न है स्टूडेंट आपके सामने, निश्चयवाद की संकल्पना किसने विकसित की थी? फ्रेडरिक रेडजेल ने, एल्सवर्थ हंटिंगन ने, चार्ल्स डार्विन ने या फिर अलेक्जेंडर वॉन हमबोल्ट ने? राइट आंसर होगा ऑप्शन नंबर 2, एल्सवर्थ हंटिंगन ने। ठीक है, देखिए आपको इसका एक्सप्लेनेशन के साथ रीजन के साथ आपको दिया जा रहा है वहां पे नोट्स में, तो आप लोग जरूर परचेस कीजिए। क्वेश्चन नंबर 2 है आपके सामने, निम्नलिखित में से कौन सा 17 सतत विकास के लक्ष्यों में से नहीं है? जलवायु क्रिया, गुणवत्तायुक्त शिक्षा, लैंगिक समानता असमानता को कम करना। तो कौन है आपका 17 लक्ष्य विकास के लक्ष्यों में नहीं? तो आप जब बुक खोलेंगे ना, आपके बुक में आपको मिलेंगे कि कौन से 17 सतत विकास के लक्ष्य है, आपको मिल जाएंगे। लेकिन उनमें से कह रहे हैं कौन सा, इन जो 4 है, 4 ऑप्शन में से कौन सा लक्ष्यों में से नहीं है? देखिए यहाँ पर जो भी आपके यहाँ पर दिए गए हैं 4 ऑप्शन, ये चारों के चारों सतत विकास के लक्ष्य हैं। सतत विकास के लक्ष्य है भैया, चारों के चारों। अब बताओ कैसे? तो जलवायु क्रिया जो है सतत विकास के 13 लक्ष्यों में से एक है, और गुणवत्ता युक्त शिक्षा की बात करूं तो ये सतत विकास के चौथे लक्ष्यों में से एक है। लैंगिक समानता की बात करूं तो ये 5वें लक्ष्यों में से एक है भैया, और असमानता को कम करना तो ये 10वें लक्ष्यों में से एक है। तो ये सभी के सभी आपके सतत विकास के ही लक्ष्य हैं, तो लक्ष्यों में से एक नहीं है भैया, ऐसा कोई यहाँ पर ऑप्शन नहीं है। जब ऐसा सिचुएशन आए तो आपको क्या करना है, 4 वहां पे गोले रहेंगे, चारों गोले को भाई ऐसे कैसे छोड़ देना, कोई भी फील नहीं करना। कोई भी अगर फील करेंगे आपका गलत हो जाएगा तो आपको यहाँ पर नंबर नहीं मिलेगा। अगर आप खाली छोड़ देंगे तो वहां पे चेक जब होगा पता चलेगा कि भाई क्वेश्चन ही गलत दिया गया, ऑप्शन ही गलत दिया गया है, तो वहां पे आपको 100% चांसेस होते हैं आपको नंबर मिल जाने की। इस तरह से आपको 1 नंबर मिल जाएंगे। ठीक है, तो आपको ध्यान रखना है, जब आंसर आपको लगे कि भाई ऐसा कोई भी आंसर सही नहीं है, तो कोई भी ऑप्शन सही नहीं है, तो आपको बिल्कुल छोड़ देना है। ठीक, तो ये आपका ये बात है। चलिए निम्नलिखित में से थर्ड नंबर क्वेश्चन समझिए, निम्नलिखित में से कौन सा मानव द्वारा रूपांतरित, जिसे मानव द्वारा बनाया गया है, ठीक है, मानव ने उनमें संशोधित किया और उनके द्वारा बनाया गया है पर्यावरण, तो ये इनमें से कौन से होंगे? कृत्रिम झील, तो कृत्रिम झील जो है कि प्रकृति और मानव निर्मित मिलके दोनों मिला हुआ है इसमें। ठीक, तो ये आपके रूपांतरित पर्यावरण नहीं है। ठीक, 100% जो हो वो आपके रूपांतरित पर्यावरण होंगे। ठीक, उसके बाद अभ्यारण्य की बात करूं तो ये भी नहीं, ये प्राकृतिक ही संरक्षण में आते हैं। जैसे मान लो कि जो जानवरों के जो संरक्षण होते हैं, पेड़ पौधे वहां पे जानवर रहते हैं, उनके संरक्षण में ये अभ्यारण्य बनाया जाता है। तो संरक्षण के लिए बनाया जाता है भाई, ये प्राकृतिक के ही तो संरक्षण के लिए बनाया जाता है, तो ये मानव द्वारा बिल्कुल रूपांतरित पर्यावरण नहीं होगा।
तो ये भी आपका नहीं। तो यहाँ पे आपका एक सही थर्ड नंबर ऑप्शन सही है, खेत और फसल। तो ये प्रकृति का जो एक ऐसा चीज होता है जहाँ पर मनुष्य अपने अकॉर्डिंग फसल को क्या करते हैं, रूप देते हैं ना। फसल क्षेत्र बनाते हैं, भाई इस क्षेत्र में हमको करना है। वो अपना एक फील्ड बनाते हैं कि यहाँ पे हमें खेती करना, अपने द्वारा जुताई बुआई ये सब करते हैं, खेत बनाते हैं, तभी वहां पे क्या करते हैं, बोते हैं। तो ऑप्शन आपका क्या हो जाएगा, मानव द्वारा रूपांतरित पर्यावरण, ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा। और बांध भी भैया नहीं, बांध को भी हम नहीं मांग रहे हैं, क्योंकि बांध क्या, नदी को जो पानी को है रोका जाता है, ठीक है, सिंचाई के लिए। तो भैया नहर को या जब अधिक अत्यधिक पानी आने लगे उससे नुकसान हो तो वहां पे बांध बनाया जाता है, आपको पता है ना। तो ये भी हमारे पूर्णतः क्या नहीं है, पर्यावरण नहीं है, जिसमें से हमारा राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला के एक स्थान स्तर को बताता है। तो क्या है, कौन सा श्रृंखला के, देखो निम्नलिखित में से कौन सा आहार श्रृंखला के स्तर को बताता है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ये है पोषी स्तर, ठीक है। ये आहार श्रृंखला के स्तर को ही बताता है, पोषी स्तर, ठीक है। पोषी स्तर 1, पोषी स्तर 2, पोषी स्तर 3, है ना, पोषी स्तर 4, पोषी स्तर 5, ठीक है। 5 पोषी स्तर होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगला है क्वेश्चन नंबर 5। जीव मंडल में जल घटक को क्या कहते हैं। तो जीव मंडल में जल घटक को कहा जाता है जल मंडल। क्या कहा जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, जल मंडल। सल्फर चक्र का उदाहरण है गैसीय चक्र का, अवसादी चक्र का। गैसीय और अवसादी दोनों चक्र का उपयोग में से कोई नहीं। तो यहाँ जो आपका राइट आंसर हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, अवसादी चक्र का, ठीक है। सल्फर चक्र का उदाहरण कौन सा है, अवसादी चक्र का, ऑप्शन नंबर 2। 6 का ऑप्शन नंबर 2 इज द राइट आंसर। द्वितीय उपभोक्ता कौन सा है भाई। तो ये उपभोक्ता को समझने के लिए भैया आपको पोषी स्तर को समझना पड़ेगा। तो मैंने बुक रिवीजन जब करवाया है वहां पर मैंने पोषी स्तर को बहुत अच्छा से समझाया है। तो आप में से कोई ऐसे स्टूडेंट होंगे जिसने बुक रिवीजन नहीं किया है, तो भैया आप डिस्क्रिप्शन में जाके बुक रिवीजन, डिस्क्रिप्शन में आपको क्या मिलेंगे भाई, डिस्क्रिप्शन में बुक रिवीजन का लिंक मिलेंगे, ठीक है, यूट्यूब में जो अपलोड हो चुका है। तो आप इस वीडियो के बाद जाके बुक रिवीजन कीजिएगा, जिसमें मैंने उपभोक्ता के बारे में बताया, पोषक स्तर के बारे में, पोषी स्तर के बारे में बताया। तो द्वितीयक उपभोक्ता इसमें कौन सा है। तो द्वितीयक उपभोक्ता है आपका मांस भक्षी। तो मांस भक्षी आपके द्वितीयक उपभोक्ता है, ठीक है। प्राथमिक उपभोक्ता शाक भक्षी होगा और द्वितीयक उपभोक्ता मांस भक्षी होगा, सही है। ऑप्शन नंबर क्या कहते हैं 3 इज योर राइट आंसर। चलिए क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। शंकुधारी वृक्ष वन में मृदा होती है अम्लीय और खनिजहीन, खनिज पोषकों के अत्यधिक समृद्ध, खनिज पोषकों से अत्यधिक समृद्ध, क्षारीय और खनिजहीन, या मध्यम रूप से क्षारीय और खनिज पोषकों से समृद्ध। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा स्टूडेंट्स, ऑप्शन नंबर 1 हो जाएगा आपका अम्लीय और खनिजहीन। शंकुधारी वृक्ष वन में ये होती है। क्वेश्चन नंबर देखिए आपका 9 है। कैमिलियन, एगेमिट और गेको पाए जाते हैं शीतोष्ण वर्षा प्रचुर वन में, उष्णकटिबंधीय मौसमी वन में, उपोष्णीय वर्षा प्रचुर वन में, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में। तो यहाँ पे आपका जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा, उष्णकटिबंधीय वर्षा प्रचुर वन में। 10 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सी स्पेसीज जाति अत्यधिक सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है और तापमान नियमन और नियंत्रण के लिए जल का उपयोग नहीं करती और मरुस्थल में पानी पिए बगैर जीवित रह सकती है। तो देखिए यहाँ पर आपका राइट आंसर हो जाएगा निशाचारी कृंतक रोडेंट, जिसे कंगारू चूहा भी बोला जाता है, ठीक है। और यही वो है जो स्पीसीज है और ये सांद्रित मूत्र का उत्सर्जन करती है। और दूसरी बात, ये मरुस्थल में पानी पिए बगैर जीवित रह सकती है, ठीक है। तो ये आपका ऑप्शन नंबर 2 राइट हो जाएगा, 10 का 2 नंबर। क्वेश्चन नंबर आपका 11 है। असंलग्न जलीय जीव जो वायु जल अंतरापृष्ठ पर रहता है, जब भी वायु जल अंतरापृष्ठ रहेगा, ऐसा क्वेश्चन रिपीट होते हैं, तो वह कहलाता है आपका परिपादप, प्लवक, पटलक,
तरनक। ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा पटलक। आपका है 12 नंबर में, जलीय संसाधनों के वैश्विक वितरण पर विचार करें तो मीठे जल का प्रतिशत कितना है? तो राइट आंसर हो जाएगा 3% से कम, ऑप्शन नंबर 1 है ना। निम्नलिखित में से, और 13 में, निम्नलिखित में से कौन सा अनवीकरणीय संसाधन है? तो अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है? जो कभी वापस नहीं आता, जो अ, कम, मतलब बहुत ही कम मात्रा में है, जो पुनः नहीं बन सकता। तो जो पुनः नहीं बनता है तो वो आपका अनवीक, जैसे मान लो कोयला हो गया, तो कोयला हो गया, ठीक है, पेट्रोलियम हो गया। तो ये सब क्या है भाई? कोयला, पेट्रोलियम, ये सब अनवीकरणीय संसाधन है, जिसे बनने में लाखों वर्ष लग जाते हैं, जो जो समाप्त हो जाता है, ठीक है, जो फिर से नहीं बनते। तो ये आपका अनवीकरणीय संसाधन, इसीलिए इनका उपयोग बहुत ही सही सोच समझ के करना चाहिए। और नवीकरणीय संसाधन कौन होता है? जो फिर से बन जाते हैं, ठीक है, जो भाई नवीकरणीय संसाधन जो वापस नया बन जाता, फिर से बन जाता है, ठीक है। तो वापस जो फिर से बन जाए, फिर से जो बने, फिर से जो फिर से जो बन जाए, ठीक है, बने, तो वो नवीकरणीय संसाधन। जैसे आप लोग मान सकते हो बहुत सारा चीजें है ऐसे, जैसे कि सूर्य का प्रकाश, जल, ठीक, अ, ऊर्जा, वो पवन ऊर्जा, ठीक, जल विद्युत, ठीक है, बायोमास, जो ये सब क्या है हमारा फिर से बन जाता है, ये नवीकरणीय संसाधन। तो इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है? तो ऑप्शन नंबर 3 राइट हो जाएगा खनिज निक्षेप, ठीक, ये अनवीकरणीय संसाधन है। 14 नंबर में है, समुद्री जल की औसत लवणता कितनी है? तो समुद्री जल की औसत लवणता 3.5% आपका राइट हो जाएगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 15 में देखिए, निम्नलिखित में से किसी खाद को मिलाने पर प्राप्त नहीं किया जा सकता? अधिक स्थिर समुचित मृदा संरचना, मृदा की बेहतर संसंजकता, जल धारण क्षमता में वृद्धि, मृदा लवणता में कमी। ऑप्शन नंबर आपका 4 हो जाएगा मृदा लवणता में कमी। निम्नलिखित में से कौन सा वन का सहायक पारितंत्र और प्रक्रिया प्रसंस्करण कार्य का भाग नहीं है? फर्स्ट नंबर है मृदा अपरदन को रोकना, वायु की गुणवत्ता को सुधारना, चक्रवातों और बाढ़ों की तीव्रता को कम करता है, और कार्बन सिंक भांति कार्य करता है ना। तो ये 4 ऑप्शन है, 4 में से आपका जो राइट हो जाएगा आपका, तो वो हो जाएगा भैया ऑप्शन नंबर 3, चक्रवातों और बाढ़ों की तीव्रता को कम करता है। तो ये क्या है? वन का सहायक पारितंत्र और प्रक्रिया कार्य का भाग्य नहीं है, ठीक है, चक्रवातों और बाढ़ों की तीव्रता को कम करना, ठीक है। तो 17 नंबर देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा वन अपरोपण का परिणाम है? वनस्पति में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि, पौधों द्वारा निर्मुक्त होने वाले ऑक्सीजन में वृद्धि, कार्बन डाइऑक्साइड के स्तर में कमी, वन उत्पाद की उपलब्धता में वृद्धि। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, वनस्पति में कमी के कारण मृदा अपरदन में वृद्धि, ठीक। चलिए 18 नंबर में है आपका, निम्नलिखित से कौन सा गैर लकड़ी वन उत्पाद नहीं है? तो यहाँ पे नहीं है औषधि जड़ी बूटियां, फिर आपका है यहाँ पर दूसरा है क्या, खाद, फूल और पत्तियां, गैर लकड़ी वन उत्पाद, जलाने योग्य लकड़ी, खाद, फल। तो यहाँ पे लकड़ी है भाई 3 नंबर, ऑप्शन नंबर 3 जो राइट हो जाएगा, ठीक है। तो 18 का ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? 3 हो जाएगा, जलाने योग्य लकड़ी। ये क्या है? गैर लकड़ी का क्या नहीं है? उत्पाद नहीं है, क्योंकि ये जलाने योग्य लकड़ी तो ये खुद लकड़ी है। तो आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 19। 19 में है, भारत की जैव विविधता के विषय में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? गुजरात और राजस्थान के मरुस्थलीय क्षेत्रों में अत्यधिक उच्च स्तर पर मरुस्थलीय जंतु प्रजातियों के साथ ही असंख्य दुर्लभ प्रजातियां पाई जाती है। दूसरा, व्यापक स्तर पर बिटकॉइन
बीटी कॉटन की रोपाई का जैव विविधता पर प्रतिकूल प्रभाव नहीं होता है। पश्चिमी घाटों में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजातियां समृद्धता के साथ ही स्थानिकता भी पाई जाती है। जैव विविधता का रूपांतरण सिर्फ फेस फूस है ना, फेड फूस है। तो यहाँ पे आपका राइट कौन सा हो जाएगा? राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 3। पश्चिमी घाटों में अत्यधिक उच्च स्तर की प्रजाति समृद्धता के साथ ही स्थानिकता भी पाई जाती है। ऑप्शन नंबर ये सही है, 19 का ऑप्शन नंबर 3। आपका देखिए 20 है, एक अधिक विविधता वाला परितंत्र होगा। तो एक अधिक विविधता वाला परितंत्र इनमें से अगर बात करें तो वो हो जाएगा भैया आपका फर्स्ट नंबर, अधिक जटिल, स्थिर और प्रतिरोधी। ठीक है। 21 नंबर में निम्नलिखित में से कौन सा जंतु सिर्फ ब्रह्मपुत्र घाटी में ही पाया जाता है? चिंकारा, राइनोसिरोस और सिंह पुच्छी वानर, या फिर बहुबाड़ा बस्टर्ड। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा भैया राइनोस राइनोसिरोस। ठीक है, ऑप्शन नंबर 2। 22 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा जैव विविधता का हॉटस्पॉट नहीं है? पश्चिमी घाट, हिमालय, निकोबार, या फिर मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुड़ा। तो भैया इनमें से कौन सा हॉटस्पॉट के क्षेत्र नहीं है? तो इनमें से ऐसा है कि भाई 3 तो होगा, एक नहीं होगा। तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो ऑप्शन नंबर 4 होगा, मध्य प्रदेश के विंध्य और सतपुड़ा क्षेत्र। ये जैव विविधता के हॉटस्पॉट नहीं है इसमें। ऑप्शन नंबर 4 इज द राइट आंसर। प्राकृतिक गैस द्वारा 23 नंबर में भारत की कितनी ऊर्जा आवश्यकता की पूर्ति होती है? तो लगभग प्राकृतिक गैस द्वारा भारत की ऊर्जा की आवश्यकता देखिए 6%। ऑप्शन नंबर 3 इज द राइट आंसर। स्पंज या आपंग गैस में मुख्यतः होती है कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फर डाइऑक्साइड, मीथेन, हाइड्रोजन सल्फाइड। देखिए ये क्वेश्चन रिपीटेड होता है, बार बार पूछे जाते हैं। ऑप्शन नंबर 3 राइट है, मीथेन। 25 नंबर है, निम्नलिखित में से कौन सा ऊर्जा का गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है? ऑप्शन नंबर 1 है जीवाश्म ईंधन, सौर ऊर्जा, जैव मात्रा ऊर्जा, या फिर पवन ऊर्जा। जो गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है, तो यहाँ पे जो आपका राइट हो जाएगा वो हो जाएगा आपका जीवाश्म ईंधन। ऑप्शन नंबर 1 राइट हो जाएगा, जीवाश्म ईंधन। तो ये जो है कि जीवाश्म ईंधन ऊर्जा के पारंपरिक स्रोत है ना। ऊर्जा के भैया कौन सा स्रोत है? पारंपरिक स्रोत है। ठीक है, बाकी सब आपको जो दिख रहे हैं ये गैर पारंपरिक स्रोत है। तो आपका यहाँ पर जीवाश्म ईंधन में कौन कौन आ जाएगा? कोयला, गैस, तेल, गैस। तो ये सब, ये कौन सा स्रोत है? ये पारंपरिक स्रोत है, बाकी ये गैर पारंपरिक स्रोत नहीं है। तो 25 का ऑप्शन नंबर 1 इज योर राइट आंसर, 1 इज योर राइट आंसर है ना। चलो 26 नंबर में है, निम्नलिखित में से कौन सा भारत में बड़े बांधों के निर्माण के प्रतिकूल प्रभाव नहीं है? वनों और कृषि के क्षेत्रों का निमज्जन, वन्य जीव पर्यावासों अधिवासों का विनाश, व्यक्तियों का विस्थापन, आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, आसपास के क्षेत्र में भूजल स्तर में वृद्धि। क्वेश्चन नंबर 27 है, पालन पोषण करना संरक्षण की एक उपयोगी तकनीक है जो सफल पाई गई है। होपिंग क्रेन में, ब्लेड फुटेड पेरेट में, एंगुस काउ गाय में, या फिर बीजीय पादपों में। तो यहाँ पे आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो होगा भैया होपिंग क्रेन में। याद रखना, रिपीट होते हैं क्वेश्चन। ऑप्शन नंबर 1, 27 का ऑप्शन नंबर 1, 27 का। तो 28 नंबर में है आपका तटीय क्षेत्र में मैग्रोव सदाबहार क्षेत्र इसके रूप में कार्य करने करके अपरदन को रोकते हैं। मिथेन फिल्टर, जल क्षेत्र का नियंत्रक, प्राकृतिक बांध, या फिर प्राकृतिक पुनर्भरण, जल भर, या फिर एक्वीफर। ऑप्शन नंबर इसका क्या होगा पता है? इसका ऑप्शन नंबर होगा ऑप्शन नंबर 3, प्राकृतिक बांध। तो प्राकृतिक बांध जो है ये तटीय क्षेत्रों में मैग्रोव
या फिर सदाबहार क्षेत्र के सदाबहार जो क्षेत्र है इसके रूप में कार्य कर कर अपरदन को रोकते हैं। ठीक है, तो मिट्टी मिट्टी मृदा अपरदन जो है इन अपरदन को रोकते हैं। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा, है ना, 28 का। निम्नलिखित में से कौन सा भारत के एक आक्रामक प्रजाति नहीं है? जलकुंभी, कांग्रेस घास, प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, नीम का पेड़। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा नीम का पेड़। नीम का पेड़ क्या नहीं है? आक्रामक प्रजाति नहीं है। ठीक। और नीम का जो पेड़ है वह भारत की जो है कि देसी प्रजाति होती है, जबकि जो सूचीबद्ध आपको यहाँ पर दिया गया है, जलकुंभी, कांग्रेस और प्रोसोपिस, जूलीफ्लोरा, ये सब क्या है? आक्रामक प्रजातियां हैं। ठीक, तो ध्यान देना। चलिए 30 नंबर में देखते हैं। बफर जोन मंडल संरक्षित क्षेत्रों में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। निम्नलिखित में से कौन सा बफर जोन का एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है? यह प्रजातियों, स्पीसीजों पर किसी दुष्प्रभाव के बगैर रोजगार और आय प्रदान करता है। दूसरा, ये अरूपांतरित प्राकृतिक पर्यावास या फिर अधिवास के कोर केंद्रीय आरक्षित स्थान में बदलाव करता है। यह मनोरंजन के लिए वानिकी की मध्यम अनुमति देता है। ये इस जोन में शिकार करने की अनुमति है। तो यहाँ पर एक महत्वपूर्ण कार्य नहीं है, तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4। इस जोन में शिकार करने की अनुमति नहीं है, तो यही आपका क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी तीनों के तीनों सही है। चलिए 31 नंबर देखते हैं। क्या है? श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ का साइज या फिर अमाप होता है। तो श्वसनशील निलंबित कणकीय पदार्थ का जो अमाप होता है यहाँ पर दिखा है 110 मिलीमीटर, 10 से 20, 120 या फिर 10 से 20 माइक्रोमीटर। ऑप्शन जो राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, 10 से 20 माइक्रोमीटर होगा। डैश नंबर 32 नंबर डैश आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी में प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की परिघटना है। तो यहाँ पे जैविक सांद्रता, जैव आवर्धन, जैव सांद्रता, फिर जैव निम्नीकरण। तो यहाँ पर राइट जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर 2 हो जाएगा, जैव आवर्धन। तो जैव आवर्धन आहार श्रृंखला में एक कड़ी से दूसरी कड़ी में प्रदूषकों की सांद्रता में होने वाली वृद्धि की परिघटना है। 33 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सा प्राथमिक प्रदूषक है? तो पर ऑक्सी, एसिटिक नाइट्रेट, नाइट्रिक अम्ल, कार्बन डाइऑक्साइड, सल्फ्यूरिक अम्ल। तो यहाँ पे आपको राइट लगा देना है कार्बन डाइऑक्साइड, ये प्राथमिक प्रदूषक है। बीओडी का उच्च स्तर इंगित करता है जल में कार्बनिक अपशिष्ट के घटते स्तर को, जल में सीवेज के घटते स्तर को, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के बढ़ते स्तर को, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को। तो यह राइट जो हो जाएगा आपका भैया वो हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4, जल में घुली हुई ऑक्सीजन के घटते स्तर को। ठीक है। 35 नंबर में है भूमिगत निस्तारण को इसके निस्तारण के लिए वरीयता दी जाती है। घरेलू अपशिष्ट, रेडियोधर्मी नाभिकीय प्लास्टिक अपशिष्ट, इमारतों का कचरा। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा भैया रेडियोधर्मी नाभिकीय अपशिष्ट, ऑप्शन नंबर 2। एकल उपयोग प्लास्टिक के बारे में नीचे दिए गए कथनों को पढ़िए और सही विकल्प को चुनिए। ये नालियों को अवरुद्ध कर देते हैं, ये जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं, ये शहरों में बाढ़ आने का कारण है, ये आसानी से निम्नीकृत हो जाते हैं। तो यहाँ पे जो आपका राइट होगा वो होगा भैया देखिए ये तीनों के तीनों राइट ही हैं। ये तीनों के तीनों क्या है? राइट ही हैं। ये नलियों को अवरुद्ध कर देते हैं, सही है। और ये जंतुओं को हानि पहुंचाते हैं, ये भी सही कह रहे हैं। ये शहरों में बाढ़ आने का कारण भी होता है। तो तीनों के तीनों ये शहरी में निम्नीकृत हो जाता नहीं भाई, तो तीनों के तीनों सही है। तो 1 2 3, 1 2 3 कहाँ भाई? ऑप्शन नंबर 3। ऑप्शन नंबर 3 इज योर राइट आंसर, 1 2 3 ये सही है। चलिए 37 नंबर, जलाशयों में सुपोषण इसके द्वारा होता है। तो 37 में यहाँ क्या है? जलाशय में सुपोषण इसके द्वारा होता है फॉस्फेटो और नाइट्रेटों के द्वारा, सल्फेटो और नाइट्रेटों के द्वारा, कार्बोनेटो और नाइट्रेटों के द्वारा, फॉस्फेटो और ऑक्सेलेटो के द्वारा।
ना, तो यहाँ पे आपका है ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? फर्स्ट हो जाएगा फॉस्फेटो और नाइट्रेटो के द्वारा। 38 नंबर में है क्लोरोफ्लोरोकार्बन के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सत्य नहीं है? ये ओजोन ह्रासन के उत्तरदायी है। और दूसरा, इनका उपयोग पेंट्स और रियोडोरेंट्स में किया जाता है। इनका उपयोग पेंट्स और डिओडोरेंट्स गंधहारियों के में क्या किया जाता है, ठीक है? ये अस्थायी होते हैं और वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में अनेक वर्षों तक रहते हैं। और चौथा है, ये ऊपरी वायुमंडल में पराबैंगनी यूवी विकिरण से अप्रभावित होते हैं, रहते हैं, ठीक है? तो यहाँ पे कौन सा कह रहे हैं कि सत्य नहीं है? तो ये जो है कि आपका 4 नंबर ही आपका जो है ये असत्य है। जो क्लोरोफ्लोरोकार्बन है ये ओजोन ह्रासन के लिए उत्तरदायी है, ठीक है? ये सही कह रहे हैं और इनका उपयोग पेंट्स और डिओडोरेंट्स के में किया जाता है, ठीक है? और ये अस्थायी होते हैं और वायुमंडल के निचले क्षेत्रों में अनेक वर्षों तक ये रहते हैं। तो ये क्लोरोफ्लोरोकार्बन के अनुसार ये तीनों सही है और ये जो है कि सही नहीं है, इसलिए सही जो नहीं है वही यहाँ पर सही होगा, ठीक है? 38 का ऑप्शन नंबर 4 इज राइट आंसर। आपका देखिए 39 में है ओजोन की सांद्रता को मापने के लिए निम्नलिखित में से किसका उपयोग किया जाता है? भाग प्रति किलोमीटर, नैनोमीटर और दूसरा डोप्सन और तीसरा रेडियम। ऑप्शन नंबर 3 हो जाएगा डोप्सन। वायुमंडल में गैसों द्वारा अवशोषित किए जाने वाले सौर विकिरण का लगभग प्रतिशत क्या होता है? 10%, 20%, 30%, 40%। इसका राइट ऑप्शन हो जाएगा भैया आपका 20%। हमारे 41 में हमारे संविधान में पर्यावरणीय संरक्षण का प्रावधान किया गया था। तो भाई ये क्वेश्चन कई बार रिपीट हुए हैं, तो ध्यान देना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। राइट हो जाएगा 1976 में, ऑप्शन नंबर 1। ये सभी का एक्सप्लेनेशन रीजन के साथ आपको पीडीएफ में मिलेंगे, जरूर परचेस कीजिएगा। अच्छा सा प्रिपरेशन हो जाएगा आपका। 42 नंबर में है भैया वन्य जीव संरक्षण अधिनियम कब लागू हुआ? 1971, 1978, 1975, 1972। तो यहाँ पे वन्य संरक्षण अधिनियम जो लागू हुआ भैया वो हुआ 1972 को, ठीक है? ऑप्शन नंबर 4। निम्नलिखित में से कौन सा उद्योग केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड द्वारा चिन्हित 17 प्रदूषककारी उद्योगों की श्रेणी में से नहीं है? लुगदी और कागज उद्योग, तेल शोधक कारखाने, खाद्य प्रसंस्करण, चमड़ा शोधक कारखाने। तो यहाँ पे 43 में आपका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा आपका भैया 3 नंबर खाद्य प्रसंस्करण। ऑप्शन नंबर 3 सही है, खाद्य प्रसंस्करण। अब देखिए अगला है 2100 तक विश्व की जनसंख्या के होने की संभावना है। तो भाई अब बताओ जनसंख्या घटेगा कि बढ़ेगा? तो भाई अब देखो, अब धीरे धीरे जो है कि ना, जिस तरह से आप देखते हो डायनासोर ये सब विलुप्त हुए ना, उसी तरह से विलुप्ति के कगार पे धीरे धीरे जाने लगेंगे, क्योंकि जगह ही नहीं रहेंगे और इतना प्राकृतिक आपदा ऐसे वैसे हैन टेन होते होके बहुत नुकसान हो जाएगा। और तो ये जो 21,000 तक विश्व की जो जनसंख्या होंगे वो हो जाएगा भैया आपका, जो किताब के अकॉर्डिंग वो होगा 11.2 अरब, 11.2 अरब। आप सुमेलित कीजिए पर्यावरणीय प्रभाव और श्रेणी। तनाव, तो तनाव का क्या होगा भाई? तनाव का जो हो जाएगा आपका हो जाएगा मनोवैज्ञानिक, ठीक है? सही मिलाइए। और है आविष, आविष का आपका हो जाएगा बी का आपका हो जाएगा 4 नंबर, ठीक है? और सी का, बी का हो गया 4 नंबर, ए का 2 नंबर, बी का 4 नंबर। और ये सी में जो है ध्वनि या शोर, तो ध्वनि और शोर इसका आपका हो जाएगा 1 नंबर, भौतिक और शारीरिक, ठीक है? भौतिक और शारीरिक, सी का, ठीक है।
और एलर्जन का जो है वो आपका ये हो जाएगा जैविक। ठीक है, तो इस तरह से ये आपका कहाँ दिख रहा है, एक ए का आपका 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4, ए का 2, बी का 4 इसमें नहीं है, ए का 2, बी का 4, का 2, बी का 4, सी का 1 और डी का 3, डी का भाई, डी का, डी का 3। हाँ सही है, यही है, ऑप्शन नंबर 2 ही सही है। ठीक है, 45 का। 46 देखिए, 45 क्लियर था, 46 नंबर में देखिए। देखिए 46 नंबर में आपका है, भारत का निम्नलिखित में से कौन सा सूत्र भूकंपीय क्षेत्र में नहीं आता है? गुजरात का कच्छ क्षेत्र, उत्तराखंड में चमोली और पिथौरागढ़, आसाम, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड। तो ये आपका जो राइट हो जाएगा इसमें, वो हो जाएगा 4 नंबर, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड क्षेत्र, इसमें भूकंप नहीं आते हैं। ठीक है, तो ये आपका सही है। आते, ये वो वाला क्षेत्र ही नहीं है, ये ना के बराबर आता है यहाँ पे। और 47 जो है कि चंडी प्रसाद भट्ट जो है संबंध रहे हैं। तो चंडी प्रसाद भट्ट के संबंध किससे रहे? साइलेंट वैली और आंदोलन से। दूसरा आपका ये तो इससे तो नहीं रहे हैं, हरित क्रांति से, इससे भी नहीं रहे हैं। चंडी प्रसाद भट्ट संबंध रहे हैं चिपको आंदोलन से। ऑप्शन नंबर 3 इज राइट आंसर। ठीक है, तो चंडी प्रसाद का संबंध किससे है? चंडी प्रसाद भट्ट का संबंध है चिपको आंदोलन से। ठीक है, यह शिक्षण या फिर मत की किसी सजीवों के भले ही वे जीव उपयोगी हो या फिर ना हो, यह कुछ मूल्य या फिर महत्व और अधिकार है का अभिप्राय है। ये क्या है भाई? यहाँ पर देखिए 4 ऑप्शन है, जैव केंद्रितवाद, प्रबंधनकर्ता या फिर संरक्षक, मानव केंद्रितवाद और या पश्चिमी दर्शन। तो यहाँ पे आपका राइट हो जाएगा ऑप्शन नंबर 1, जैव केंद्रितवाद। तो ये क्वेश्चन रिपीट भी होते हैं। यह शिक्षण मत की सभी सजीवों के भले ही वे जीव उपयोगी हो या फिर ना हो, कुछ मूल और अधिकार है, ये अभिप्राय है जैव केंद्रितवाद से। ऑप्शन नंबर 1। गैर अंग्रेजी भाषी समुदाय में संरक्षण के लिए सिर्फ अंग्रेजी भाषा सामग्री का उपयोग करना इसका एक उदाहरण है। सामाजिक असमानता का, भौगोलिक असमानता का, प्रक्रियात्मक असमानता का या फिर आर्थिक असमानता का। तो ये आपका क्या हो जाएगा भाई आपके अकॉर्डिंग? देखिए जो भी हो इसका राइट आंसर हो जाएगा सामाजिक असमानता का, ऑप्शन नंबर 1। लास्ट है आपका एनवीएस वाला, ये क्वेश्चन लास्ट आता है। निम्नलिखित में कौन सा एनवीएस का केंद्र नहीं है? राष्ट्रीय व्यवसायगत स्वास्थ्य संस्थान, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ ऑक्यूपेशनल, तो यहाँ पे हेल्थ, और यहाँ अहमदाबाद। तो ये जो है कि दूसरा, पहला तो आपने देख लिया, दूसरा देखिए, दूसरा जो है वो आपका है केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड नई दिल्ली। तीसरा है टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च, और तीसरा है मद्रास इंस्टीट्यूट ऑफ डेवलपमेंट स्टडीज। तो इनमें से ये मुंबई, ठीक है, टाटा इंस्टीट्यूट ऑफ फंडामेंटल रिसर्च कहाँ? मुंबई में। तो देखिए आपका जो है कि क्या कह रहा है कि जो एनविस के केंद्र नहीं है यहाँ पर, तो ये ऑप्शन नंबर 3। ठीक, तो ये आपका यहाँ पर एनविस का केंद्र नहीं है, बाकी ये तीनों के तीनों है। तो इस तरह से आपका 50 के 50 क्वेश्चन हम लोगों ने देखा। और आप बताइए इनमें से अगर आपने खुद से प्रैक्टिस किया तो आपका कितना यहाँ पर सही हुआ? खुद से प्रैक्टिस करने की कोशिश किया कीजिएगा। ठीक है, तो ये आप लोग पीडीएफ जरूर जल्दी से परचेज कीजिए। देखिए पीडीएफ कितना इजी लैंग्वेज में दिया गया है आपको, है ना? यहाँ पे देखिए सबका ना आंसर यहाँ पर दिया हुआ है, थोड़ा इसका एक्सप्लेन भी किया हुआ है, आंसर क्यों होगा तो एक्सप्लेन भी किया गया है। तो टोटल 6 मिलेंगे आपको, 5 मिलेंगे 5 साल के पीवाईक्यू एक्सप्लेनेशन के साथ जो आपको दिख रहे हैं यहाँ पर, 5 मिलेंगे ऐसे ऐसे आपको, और एक मिलेंगे बुक के चैप्टर वाइज नोट्स। तो ये इनका सिर्फ प्राइस ओनली 100 रुपीज रखा गया है अभी के इस सेशन के लिए, तो आप लोग जाके परचेज जरूर कीजिए। सोचते हैं मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो पहले बाय। और जांच प्लेस में बोलिए प्रेम से रहो, प्रेम से पढ़ो, प्रेम से बोलो।